हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां से आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और ये जानने वाले हैं आज इस लेक्चर में कि जेनेटिक्स में हमें एग्जाम में कैसे कैसे और कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक चलिएगा। इस वीडियो के एंड में आज के टॉपिक में जितनी भी बातों को आज हम यहां से सीखने वाले हैं, उनसे पिछली परीक्षाओं में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसा भी हम यहां से प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यूं ही अपना प्यार मेरे साथ वीडियो के एंड तक लेकर चलिएगा, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव सारी बातें आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे यहां से कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी जो होता है, इसका पिता किसे कहा जाता है या आनुवंशिकी किसे कहा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम यहां से आनुवंशिकता की बात करें। आनुवंशिकता कहा किसे जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है जेनेटिक्स या आनुवंशिकता उसे कहा जाता है। सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है, उसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकता कहा जाता है। उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आनुवंशिकता कहा जाता है या आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकता कहा जाता है। इसके अलावा हम यहां से बात करें कि आनुवंशिकता के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किस वैज्ञानिक ने किया था, वो किया था दोस्तों किसने? मेंडल ने किया था। इसी कारण आनुवंशिकता के पिता या जेनेटिक्स का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? मेंडल्स को कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता आनुवंशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने आनुवंशिकी गुण भी दिए थे। आनुवंशिकता के जो गुण थे वो भी किसने दिए थे? मेंडल ने ही दिए थे। और इसके अलावा जो मेंडल है, इस मेंडल ने आनुवंशिकी गुणों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किस पर अध्ययन किया था? वो किया था किस पे? मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था। ये कुछ छोटी छोटी बेसिक सी बातें थी, वो आप लोगों ने यहां से समझी ही होंगी कि आनुवंशिकता किसे कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है दोस्त, उसे कहा जाता है आनुवंशिकता कहा जाता है। और आनुवंशिकता के क्षेत्र में उस वैज्ञानिक का नाम यदि हमें पूछा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो वो दोस्तों कौन था? वो था कौन? मेंडल। और मेंडल ने अपने गुणों का अध्ययन किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर सर्वप्रथम इसने प्रयोग अपना स्टार्ट किया था, और वो भी उद्यान मटर का सबसे पहले इसने प्रयोग किया था। आगे यदि हम बात करें दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ कहां होता है? तो सभी कोशिकाओं में अपना एक केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक से संबंधित यदि दोस्तों हम बात करें, तो केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक में किसी भी कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ भरा रहता है, जेनेटिक्स पदार्थ पाया जाता है। कि यहां से लिखेंगे हम किसी भी कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के
केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्त? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा आगे यदि हम बात करें दोस्तों केंद्रक से संबंधित, तो जो केंद्रक होता है कोशिका का, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में, हर एक कोशिकाओं में अपना एक केंद्रक होता है। क्या होता है? अपना एक केंद्रक होता है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं हमारे शरीर में जिसमें कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे उदाहरण लें हम, तो इसका उदाहरण होता है क्या? इसका उदाहरण होता है दोस्तों आरबीसी। आरबीसी हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक रहित कोशिका होती है। लेकिन केंद्रक की बात कर रहे हैं हम तो यहां से, तो केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक के ऊपर डबल आवरण पाए जाते हैं, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और इस केंद्रक के अंदर भरा जाने वाला जो द्रव होता है, उस द्रव को दोस्तों कहा जाता है क्या? केंद्रक द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव कहा जाता है, केंद्रक द्रव कहा जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? एक केंद्रिका होती है जो कोशिका विभाजन में काम करती है। केंद्रिका क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर की जो कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, इस केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। और इस धागेनुमा संरचना को दोस्तों कहा जाता है क्या? क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन जाल। और केंद्रक की खोज की मैं बात करूं तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट हुक जो था दोस्तों, वो रॉबर्ट हुक किसको खोजा था? वो रॉबर्ट हुक किसको खोजा था? कोशिका को खोजा था। किसको खोजा था? कोशिका को खोजा था। अब इसके अलावा हम यहां से बात करें कि जो क्रोमेटिन जो जाल होता है, ये क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय संगठित होके क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। क्रोमेटिन जाल को तो जानने ही लग गए आप लोग कि क्रोमेटिन जो जाल होता है, क्रोमेटिन जाल जो होता है, ये जाल संगठित होकर क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? गुणसूत्र बनाता है। संगठित कब होता है? ये संगठित कब होता है? कोशिका विभाजन के समय। कब होता है? कोशिका विभाजन के समय। यहां संगठित या संगठित ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो कोशिका विभाजन के बाद। कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के बाद ये क्रोमेटिन जाल किसमें परिवर्तित हो जाता है? गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसको ऐसे भी हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि कोशिका जो होती है, सेल जो होती हैं, इस सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। और ये जो क्रोमेटिन जो जाल होता है, ये क्रोमेटिन जाल आगे चलकर क्या बनाता है? क्रोमेटिन जाल आगे चलकर क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र बनाता है। और गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन। ये इतना क्रम तो आप लोग यहां से सीख ही चुके होंगे कि इसका क्रम क्या बन सकता है कि कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन जाल क्या बनाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या बनाता है दोस्तों? बनाता नहीं, गुणसूत्र पे क्या पाए जाते हैं? जीन। और ये जीन आगे कहां होते हैं? डीएनए पर। डीएनए बनेगा आगे। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा दोस्तों? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन। और ये प्रोटीन भी किसके बने होते हैं दोस्तों? एंजाइम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एंजाइम के बने होते हैं। तो कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल होता है। क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के द्वारा क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन। आगे चलकर क्या बनता है? डीएनए। डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। आरएनए किसका बना होता है? प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स भी किसके बने होते हैं? एंजाइम के बने होते हैं। यहां दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे इस गुणसूत्र
स्तर पे चर्चा करेंगे कि सारा का सारा आनुवांशिक जो मटेरियल होता है, आनुवांशिक जो पढ़ते हैं हम लोग, जो बातें इसमें पढ़ते हैं, वो सारा का सारा खेल डिपेंड करता है किस पे? गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। चलिए तो इसको हंसी खुशी यहां से स्टार्ट करते हैं कि गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र या इस गुणसूत्र को कहते हैं क्या दोस्तों? क्रोमोसोम। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। हम यहां से दोस्तों बात करें मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, किसी भी कोशिका में, मनुष्य में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो दोस्तों होती है कितनी? 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस किया जा सकता है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। इसी चीज को ऐसे परीक्षा में दिया जा सकता है ऑप्शंस में कि 23 जोड़ी होती हैं। क्या होती है दोस्तों? 23 जोड़ी होती हैं। क्या होती है? 23 जोड़ी। जिसमें यदि हम आगे यदि बात करें इन 46 में, तो महिला में जो गुणसूत्रीय प्रारूप होता है और जो पुरुषों में गुणसूत्रीय प्रारूप होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है सर? महिलाओं में गुणसूत्रीय जो प्रारूप होता है दोस्त, वो तो होता है क्या? 44 प्लस XX होता है। क्या होता है? 44 प्लस XX होता है। देखो परीक्षा वाला आपको कभी कभार भ्रमित करता है, इस महिला की जगह बालिका लिखता है, बालिका लिख दे, लड़की लिख दे, तो वो चीजें एक ही हैं। बालिका लिख दे, महिला लिख दे, इनमें गुणसूत्रीय प्रारूप 44 प्लस XX होता है। 44 प्लस XX होता है। लेकिन यहाँ 44 की जगह 22 जोड़ी भी लिखा जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, क्या लिखा जा सकता है? 22 जोड़ी। यदि मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों में गुणसूत्रीय प्रारूप होता है वो होता है 44 प्लस XY होता है। क्या होता है? 44 प्लस XY होता है। ये पुरुषों का गुणसूत्रीय प्रारूप है, ये महिलाओं का गुणसूत्रीय प्रारूप है। ज्यादा से ज्यादा इस 44 की जगह परीक्षा में 22 जोड़ी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाता है मेरे दोस्त? 22 जोड़ी लिखा जा सकता है। तो महिला और पुरुषों में गुणसूत्रीय प्रारूप आप लोग जान चुके होंगे। महिला जो मनुष्य की बात करें ओवरऑल, तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46, या आप लोग बताइएगा कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्त? 23 जोड़ी, या आप लोग बताइएगा क्या? 46 होती हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें दोस्तों यहां से कि गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? गुणसूत्रों की खोज की थी किसने? स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्टारबर्गर ने की थी। चलिए तो इस पे चर्चा कर लेते हैं कि गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी खोज? स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने की थी। और यदि गुणसूत्रों के नाम के बारे में दोस्तों हम यहां से बात करें कि गुणसूत्रों का नामांकन किसने किया था, तो दोस्तों गुणसूत्रों का नामांकन किया था किसने? नामांकन, नामांकन, नामांकन किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था दोस्तों। वाल्डेयर, किसने किया था? वाल्डेयर ने इसका नामांकन किया था, जबकि स्टारबर्गर ने इसको खोजा था। और इसी के साथ यदि दोस्तों हम यहां से बात करें कि गुणसूत्र जो थे वो गुणसूत्र कहां होते हैं, किससे बने होते हैं? किसी भी कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ उसके केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और वो क्रोमेटिन जो जाल था वो कोशिका विभाजन के पश्चात क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। तो गुणसूत्र की खोज स्टारबर्गर ने की थी और नामांकन किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। और जो गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो भी आप लोग यहां से जानिएगा। इस प्रकार का होता है दोस्तों गुणसूत्र। हमारा जो गुणसूत्र होता है इस प्रकार का 4 लड़ियों से बना हुआ होता है, जिसमें भी यहां से हम लोग बात करें कि ये इतना जो हिस्सा होता है गुणसूत्र का, ये इधर वाला, ये वाला जो होता है ना, इसको अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्ध गुणसूत्र इसे कहा जाता है, अर्ध गुणसूत्र। और ये जो एक सिंगल जो लड़ी होती है इसको कहते हैं दोस्तों क्या? अंतःखंड कोल किया जाता है। क्या कहा जाता है?
अंत्यखंड कहा जाता है। और ये जो बीच में आप लोग यहां से नोट करते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। और जो अंत्यखंड जो होता है, इस अंत्यखंड को कहते हैं क्या? ये जो अंत्यखंड जो होता है, इस अंत्यखंड को हम लोग कहते हैं क्या? इस अंत्यखंड को कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या सॉरी क्या कहते हैं इसे? कहते हैं क्या? टीलोमियर। क्या कहते हैं? टीलोमियर इसे कहा जाता है। सेंट्रोमियर तो इसे कहते हैं, अंत्यखंड को क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर, टीलोमियर कॉल किया जाता है इसे। तो सेंट्रोमियर तो होता है ये वाला हिस्सा, अंत्यखंड, इस अंत्यखंड को ही कहते हैं क्या? टीलोमियर कॉल किया जाता है। इसके अलावा हाँ, हमारा जो गुणसूत्र होता है, इस हमारे गुणसूत्र में आधा जो भाग होता है इसको दोस्तों कहा जाता है क्या? अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। और हमारे गुणसूत्र में जो अर्ध गुणसूत्र जो होता है ना, इस अर्ध गुणसूत्र को क्रोमेटिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? क्रोमेटिड, क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रोमेटिड कहा जाता है। ये गुणसूत्र जो होता है, इस गुणसूत्र को तो क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो अर्ध गुणसूत्र होता है ना, इस अर्ध गुणसूत्र को दोस्तों कहा जाता है क्या? क्रोमेटिड कहा जाता है। अब दोस्तों यहां से एक नई बात और हम लोग यहां से जानने वाले हैं कि जो हमारा जो गुणसूत्र होता है इसमें दो अंतःखंड है, ओ सॉरी दो अर्ध गुणसूत्र है। ये आप लोग आधा हिस्सा इधर देख रहे होंगे, आधा हिस्सा इधर होता है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारे शरीर में या हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र कितने? दो क्रोमेटिड, दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। कितने अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है? दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। गुणसूत्र, गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से बना रहता है। किससे बना रहता है? दो क्रोमेटिड से बना होता है, बना होता है, बना होता है। ठीक है ना? यह भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और अंतःखंड की बात करें तो चार अंतःखंड होते हैं, 1 2 3 और 4। अंतःखंड को ही क्या कहते हैं? टीलोमियर। और जो बीच में जो जहां से चारों लड़ियां जुड़ी होती हैं इसको कहते हैं क्या? सेंट्रोमियर कॉल किया जाता है। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों, हमारा जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र बना किससे होता है? गुणसूत्र की बनावट की यदि बात करें ना, तो गुणसूत्र बना हुआ दो चीजों से होता है। एक तो होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्या होती है दोस्त? हिस्टोन प्रोटीन होती है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसके अलावा दूसरा यदि हम बात करें कि और किससे बना रहता है, यह बना रहता है आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। किससे बनी रहती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है। हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है गुणसूत्र। और दोस्तों यहां से भी यदि डेप्थ में हम लोग बात करें ना, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, ये तो गुणसूत्र का लगभग 80% हिस्से का निर्माण करता है। कौन? अकेला करता है। 80% भाग का तो ये अकेला निर्माण करता है, जबकि 10 से 15% बना हुआ होता है, इससे बना होता है। 10 से 15%, या आप लोग यहां से 90 भी कर सकते हैं। कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहां फिर आप केवल 10 ही कर लें। वहां कहने का मतलब सबसे ज्यादा हिस्सा तो किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और 10% की लगभग आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। कौन? गुणसूत्र बना हुआ होता है। इसके साथ बात करें, हमारा जो गुणसूत्र, ये जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, इन गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं दोस्तों क्या? जीन कहा जाता है, जो आनुवंशिकता की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? इन जीन्स को कहा जाता है। ये जीन्स कहां होते हैं? ये जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। किन पर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। चलिए तो आगे लिखेंगे, आनुवंशिकता की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, आनुवंशिकता की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जीन को कहा जाता है।
और यदि जीन ऑप्शन में नहीं मिले ना दोस्तों, तो वहां लिखा हुआ मिल सकता है आपको क्या, डीएनए। क्या लिखा हुआ मिलेगा, डीएनए लिखा हुआ मिलेगा। तो जीन को कहा जाता है, जीन को कहा जाता है। बाकी जीन्स के बारे में हम इसके अगले पार्ट्स में चर्चा करेंगे कि जीन होते क्या हैं, जीन्स का नामांकन किसने किया, जीन्स को खोजा किसने, क्या काम करते हैं जीन, इसके जीन्स के कितने भाग होते हैं, कुछ इस प्रकार की एक्सेट्रा बातों को हम इसके अगले वीडियोस में देखने वाले हैं। आज तो हमने यहां से पढ़ लिया है गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों यहां से मैं बात करूं गुणसूत्र के प्रकार के बारे में बात करूं, तो गुणसूत्र जो होते हैं ना, जो 46 जो गुणसूत्र थे, ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष में अलग होते हैं, महिलाओं में अलग होते हैं। लेकिन ये भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को तो कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र। क्या कहा जाता है दोस्त, अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। दूसरा इसका प्रकार होता है क्या, लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों हम यहां से, तो जो लिंग जो गुणसूत्र होता है ना, इसी का दूसरा नाम होता है क्या, कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं इसको, कायिक गुणसूत्र, या इसको देह गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कायिक, या इसको कहते हैं क्या, देह गुणसूत्र कहते हैं। और कायिक या देह गुणसूत्रों की टोटल संख्या के बारे में बात करें ना, तो 44 होती है इनकी संख्या। 46 में तो 44 तो कौन होते हैं, कायिक गुणसूत्र या देह गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और इन्हीं 44 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 22 जोड़ी। टोटल 23 जोड़ी होती है दोस्त। उन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी यानी कि 44 तो होते हैं कौन से, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और बाकी बचे कितने, 1 जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र बचे। 2 गुणसूत्र, 1 जोड़ी कह दे या 2 गुणसूत्र कह दे, 2 क्रोमोसोम कह दे, ये होते हैं कौन से, लिंग गुणसूत्र। दोस्तों आपको परीक्षा में यहां से क्वेश्चंस डाला जाता है कि अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं। अलिंग गुणसूत्र की संख्या 44 या 22 जोड़ी होती है, और लिंग गुणसूत्र होते हैं 1 जोड़ी या कितनी, 2 संख्या में 2 होते हैं। कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र या लिंग का निर्धारण कभी भी नहीं करते हैं, ये लिंग का निर्धारण नहीं करते। फिर सर क्या कार्य क्या करते हैं, तो ये शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, या काया का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। जबकि लिंग गुणसूत्र की यदि दोस्तों हम यहां से बात करें ना, तो लिंग गुणसूत्र कितने, 1 जोड़ी या 2 गुणसूत्र होते हैं। जो यदि महिला में यदि हम बात करें, तो महिलाओं में तो होंगे क्या, XX, और पुरुष में होंगे क्या, पुरुष में यदि बात करें ना, तो वो होंगे कौन, XY होंगे। कौन होंगे दोस्तों, XY होंगे। अब दोस्तों देखो, आपने महिला और पुरुषों का गुणसूत्रीय प्रारूप आपने पढ़ा था कि 44 + XX महिला और 44 + XY होता है क्या, पुरुष होता है। पुरुष में यदि लिंग गुणसूत्र की बात करें तो XY होगा, और महिला में बात करें तो XX होगा। ये मनुष्य में गुणसूत्रीय प्रारूप के 2 टाइप होते हैं, अलिंग और लिंग गुणसूत्र। लिंग अलिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण कभी नहीं करते हैं, ये काया का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। जबकि लिंग गुणसूत्र के कार्य के बारे में दोस्तों हम यहां से जाने ना, तो इसका कार्य होता है, ये बच्चे में लिंग निर्धारण करने का काम करते हैं। यही गुणसूत्र ये लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। यह डिपेंड करेगा किन पे, लिंग गुणसूत्रों पे डिसाइड होगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम यहां से बात करें कि किसी भी बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है। लिंग का निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है पुरुष। कौन होता है, पुरुष। देखिए कैसे होता है, जैसे कि महिला, इधर हमारे पास आया क्या, पुरुष। महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप मेरे दोस्त क्या था, 44 + XX था, और पुरुष का था क्या, 44 + XY था। क्या था, XY था। यहां से हम लोगों ने XX उठाया, यहां से हमने XY उठाया, ठीक है ना। अब यहां से ये वाला X इस वाले X से गया तो बनेगा क्या, XX बनेगा। ये वाला X Y के पास गया तो यहां बनेगा क्या, XY बनेगा। इस X की बारी आती है, इधर से X आया, इधर से भी X आया, तो यहां बनेगा XX,
और यहां से x और ये इधर गया तो यहां बनेगा xy। जहां कहीं भी आपको xy दिख रहा है ना, वहां तो किसका जन्म होगा? लड़के का जन्म होगा। इनमें तो, इन कंडीशनों में तो किसका निर्माण होगा? लड़के का निर्माण होगा, लड़का होगा। और जहां कहीं भी हम लोग xy देख पा रहे हैं ना, एक तो xy ये रहा, और सॉरी xx और एक xx ये रहा, इन स्थितियों में किसका निर्माण होगा? लड़की का निर्माण होगा। तो उस xx महिला में तो सदैव ही xx गुणसूत्र जाएंगे, लेकिन यदि पुरुष में से x आ गया तो किसका निर्माण होगा? लड़की जन्म लेगी। और यदि पुरुष से वही गुणसूत्र आ गया तो कौन होगा? लड़का होगा दोस्त। कौन होगा? लड़का होगा। तो यहां से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट लगा के लिख लीजिए कि लिंग का निर्धारण कौन डिसाइड करता है? पिता के गुणसूत्र। कौन डिसाइड करते हैं? पिता के गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। लेकिन दोष अपनी मम्मी को दिया जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। दोष तो दिया जाता है किसको? महिला को दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जिम्मेदार होता है कौन? पुरुष जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुष के जो गुणसूत्र हैं वो डिसाइड करते हैं। यदि पुरुष से एक्स आया तो लड़की होगी, और यदि पुरुष से वाई आया तो क्या होगा? लड़का होगा। क्योंकि महिला से में तो सदैव समान होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, वैसे तो हर कंडीशन में एक्स एक्स ही आएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां से यदि हम बात करें ना, तो ये तो मनुष्य में गुणसूत्र थे, लेकिन मैं यहां से आप लोगों को बता दूं, युग्मक की बात करूं कि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। लेकिन ये युग्मक भी तो दो होते हैं। एक तो दोस्त होता है कौन सा? मादा युग्मक। कौन होता है दोस्त? मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक। और एक होता है क्या? नर युग्मक होता है। एक तो मादा युग्मक होता है और एक होता है क्या? नर युग्मक। मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक किसको कहा जाता है? अंडाणु को कहा जाता है। और नर युग्मक की बातें की जाए तो नर युग्मक किसको कहा जाता है दोस्त? शुक्राणु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्राणु को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मादा युग्मक या अंडाणु में यदि गुणसूत्रों का रूप पूछे तो यहां केवल और केवल कितने गुणसूत्र होते हैं? केवल और केवल 23 होते हैं। मैंने 23 जोड़ी नहीं कहा है आपको, केवल 23 होते हैं। और नर युग्मक में भी कितने होते हैं? केवल 23 होते हैं। कितने होते हैं? केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? ये मैंने बताया युग्मक में। चाहे से वो मादा युग्मक हो चाहे से वो नर युग्मक हो, उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? केवल 23 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। और अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, तो मिलन होने के पश्चात जो चीजें हमारे पास बनती हैं उसको दोस्तों कहा जाता है क्या? युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज। और इस युग्मनज में 23 गुणसूत्र तो इधर से आए और 23 गुणसूत्र इधर से आए। युग्मनज में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। नर युग्मक हो चाहे से वो मादा युग्मक हो, चाहे से अंडाणु हो या चाहे से शुक्राणु हो, 23 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन युग्मनज में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्त? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज इस लेक्चर में पूरे ध्यान के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ आप लोगों ने यहाँ जुड़ाव रखा होगा, तो टॉपिक से रिलेटिव बहुत सी बातें आप लोगों को नई सीखने को मिली होगी। और दोस्तों हमारा ये लेक्चर, हमारा ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो अपने अन्य साथियों को जरूर सजेशन दीजिएगा। और दोस्तों अब हम यहां से आगे देखने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटिव हमें पिछली 5-10 साल के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों को किए गए हैं, उन क्वेश्चनों पर भी 5 से 10 मिनट के दौरान हम लोग यहां से चर्चा करते हैं, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और आसान बन जाएगा। जिससे स्टूडेंट को यह मालूम हो जाता है कि हमने जो थ्योरी की चीजें पढ़ी हैं उनसे हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ इस प्रकार की बातें आप लोग यहां से सीख लेते हैं, तो आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत आसान बन जाता है। जैसे छोटी सी बात आप लोगों को यहां से पूछी गई थी कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का पिता मेरे दोस्त कहा जाता है किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी वैज्ञानिक का था और इसने आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किसको चुना था? मटर के पौधे को चुना था। चलिए दोस्तों इसी प्रकार
चेहरे पे एक मुस्कान के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन रेलवे के पेपर में पूछा गया सवाल है, बस पीछे वाले क्वेश्चंस का ही बदला हुआ रूप है, बस भाषा कुछ आगे पीछे दे रखी है बस, कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक आनुवंशिक का जनक भी किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है किसको, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। तो बी यहां से हमारा सही विकल्प होता। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन था हमारा यहां से कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के हेतु जाना जाता है। ये दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल है। आगामी पेपरों में भी दोस्तों आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो टॉपिक को पूरे ध्यान के साथ और एक बार आप लोग मेरे साथ यहां से वीडियो में शुरू से अंत तक बनिएगा, फिर आप पीडीएफ से आप लोग खुद प्रैक्टिस लगाइएगा, जिससे कि कुछ चीजें दिमाग में रुक जाती हैं वो दोबारा से तरोताजगी हो जाए उन चीजों में। चलिए तो जाना जाता है किसको मेरे दोस्त, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जाना जाता है। ये पीछे हमने 2-3 क्वेश्चनों को यहां से देखा है, उनकी लैंग्वेज बेशक अलग अलग थी लेकिन दोनों तीनों क्वेश्चनों में बात एक ही पूछी गई थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन था, आनुवंशिकी नियम का अन्वेषण किसने किया था। यह भी आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में देखने को मिला था दोस्तों। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था कि आनुवंशिकी नियम किसने दिया था, मेंडल नहीं दिए थे। किसने दिए थे, मेंडल ने, जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। और दोस्तों किसी भी वैज्ञानिक का नाम यदि आप लोग ध्यान में रखें ना, उसका लास्ट वाला हिस्सा ध्यान में रखें। जैसे मेंडल भी यदि आप लोगों को पता था ना तो आपका काम चल सकता था एग्जाम में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इसको आनुवंशिकी का पिता कहते हैं या आधुनिक आनुवंशिक का पिता भी आप लोग यहां से कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये था कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है। मैंने आप लोगों को आनुवंशिक की परिभाषा में ऐसे बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है, उस लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। लेकिन बस यहाँ थोड़ी सी भाषा में थोड़ी दिक्कत थी कि माता पिता से संतान में शारीरिक और मानसिक लक्षणों के या गुणों के संचरण की जो प्रक्रिया होती है उसे दोस्तों कहा जाता है क्या, आनुवंशिकता कहा जाता है। डी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। यहां से परिभाषा कुछ ऊपर नीचे दे रखी थी, बस उसको आप लोग यहां से नोट कर रहा था। यह आपको ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगामी पेपर में भी आप लोगों को यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि पिछले जो ग्रुप डी के पेपर थे वहां ढेरों क्वेश्चन आप लोगों को यहां से पूछे गए हैं। पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करोगे तो उस पीडीएफ में उन तमाम क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो 5-10 साल के दौरान आपको टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इस बैच को ज्वाइन किए हो तो आप इस बैच में जितने भी पीडीएफ आप लोगों ने अवेलेबल की है या आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों ने नोट किया होगा, टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ ही आप लोगों को दी गई है। जैसे कोशिका को पढ़ रहे हो तो कोशिका से संबंधित ही आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई है। आनुवंशिकता से रिलेटिव टॉपिक्स को देख रहे होंगे तो वहां जो पीडीएफ है दोस्तों, उस पीडीएफ में उन तमाम क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आनुवंशिकता से जुड़ी हुई 5-10 साल के दौरान आपको परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे बच्चे को ढूंढने में आसानी रहती है और वो कुछ अपना जो टाइम होता है वो ज्यादा दे पाता है यहां से। चलिए दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं, गुणसूत्र संबंधित किससे होते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको आसान से क्वेश्चंस आगामी एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं, गुणसूत्र संबंधित होते हैं आनुवंशिक लक्षणों के संचरण से। गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, जीन लक्षणों का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो आनुवंशिकी लक्षणों के संचरण के लिए क्या होते हैं, गुणसूत्र संबंधित होते हैं। चलिए तो दोस्त यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। ए विकल्प हमारा यहां से राइट जवाब होगा। और इसी चीज को दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है 23 जोड़ी, जिसमें महिला का पूछे तो 44 + XX होगा, पुरुष का पूछे 44 + XY होगा। यहां तो इस क्वेश्चन का जवाब होता ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए दोस्तों एक आसान से सवाल की तरफ और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं। वही बात थी, बस पेपर में अलग पूछा गया था और कुछ ऑप्शंस आपको आगे पीछे दिए गए थे यहां से कि एक मानव
शरीकी कोशिका में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें महिला की यदि हम बात करें, महिला में गुणसूत्र जो होते हैं ना, वो होते हैं क्या? 44 प्लस XX होते हैं। और यहीं से हम दोस्तों पुरुष की बात करें, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। ऐसा आप लोग यहां से बता सकते हैं यदि एग्जाम में कुछ इस प्रकार की बातें आप लोगों को पूछी जाए तो। चलिए, तो अगला सवाल था दोस्तों हमारा यहां से, मानव शरीर की कोशिका में खाली स्थान पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिका में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शंस को नोट करना था। ऑप्शंस में यह गुणसूत्रों के बारे में दिया गया है। 21 जोड़ी नहीं सर, 21 जोड़ी नहीं पाई जाती है। कितनी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे शरीर की हर एक कोशिका में, जिसमें 44 प्लस XX महिला में होता है, 44 प्लस XY पुरुषों में होता है। तो यहां से दोस्तों, यहां से डी विकल्प हमारा यहां से आसान सा और सही जवाब होता। चलिए, अगला आसान सा सवाल था दोस्तों यहां से, आनुवंशिक सामग्री की वाहक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, उन गुणों को ले जाने का काम करता है दोस्तों कौन? जीन करता है। इसी कारण आनुवंशिकता की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? जीन्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? जीन्स को कहा जाता है। बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए, तो दोस्तों इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा यहां से, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को दोस्तों कहा जाता है क्या? जीनोटाइप कॉल किया जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कॉल किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे कि जो थ्योरी की चीजें आप लोगों ने मेरे साथ सीखी आज इस लेक्चर में, उनसे आप लोगों को एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन से आप लोग बता पा रहे होंगे, ये भी संबंध कर पा रहे होंगे कि हमने जो थ्योरी की चीजें पढ़ी थी उन्हीं से हमें एग्जाम में किस प्रकार से बनावट के दौरान एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, बच्चे का लिंग किससे निर्धारण होता है? दोस्तों किसी भी बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता करता है। और वो भी पिता के क्या करते हैं? गुणसूत्र करते हैं। तो यहां से हमें दिया गया माता का रक्त समय नहीं, रक्त समय कभी नहीं करता है। माता पिता का आरज कारक नहीं दोस्तों, ये भी नहीं करता है। पिता का रक्त समय, दोस्तों यहाँ रक्त समय दिया गया है। आप कई बार क्वेश्चंस को जल्दबाजी की वजह से आप लोग क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। रक्त समय थोड़ी ना करता है, पिता का गुणसूत्र करता है। अब केवल यहाँ गुणसूत्र दिया गया था, तो विकल्प हमारा यहाँ से ए, यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों। कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ने की वजह से हम गलत करके आते हैं। तो क्वेश्चन में चाहे 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को आप पेशेंस के साथ पढ़िएगा, जिससे क्वेश्चन का सही होने का जो प्रायिकता है वो ज्यादा हो जाए। बच्चे का लिंग निर्धारण करता है कौन? पिता के गुणसूत्र करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? पिता के गुणसूत्र करते हैं। चलिए, तो अगला ही क्वेश्चन वैसा ही था, बच्चों में लिंग निर्धारण करता है। कौन करता है बच्चों में लिंग निर्धारण? पिता के गुणसूत्र। बिल्कुल ए विकल्प हमारा यहां से सही होता। और एग्जाम में यदि आप श्योरिटी के साथ ए विकल्प को सही कर देते हो तो बाकी ऑप्शंस पे घूमने की जरूरत ही नहीं है, जिससे टाइम की बचोतरी होगी दोस्तों। तो ए विकल्प हमारा यहां से दोस्तों सही होता। चलिए, तो इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। आगे पूछा गया है कि आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं क्या दोस्तों? जीन होते हैं। कौन होते हैं? जीन। और जीन किस पे पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। जब आप लोगों के पास जीन ऑप्शन में नहीं हो दोस्तों, तो आप लोग सही जवाब लगाना होगा क्या? किसको लगाना होगा? डीएनए को सही जवाब यहां से बताना होगा कि डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, जो जीन के बाद मैंने आपको यहां से देखो क्रम भी बताया था आप लोगों को। यहां से ये रहा दोस्तों, आप लोगों ने यहां से नोट भी किया होगा कि कोशिका में केंद्रक में क्रोमेटिन जाल होता है। क्रोमेटिन जाल गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र पे जीन होते हैं। जीन आगे चलकर डीएनए से संबंधित होते हैं। डीएनए बनाता है आरएनए। आरएनए बना होता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन बने होते हैं किसके? एंजाइम के बने होते हैं। तो इस प्रकार की तमाम बातों को आप लोगों ने यहां से मेरे साथ आज इस लेक्चर में सीख लिया होगा। और अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान हो चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, एक मादा युग्मक में खाली स्थान क्रोमोसोम। क्वेश्चंस को पूर्वक पढ़िएगा। मादा युग्मक पूछा गया है, युग्मनज नहीं पूछा है, युग्मक पूछा है। और मैंने दोस्तों अभी आप लोगों से चर्चा की थी कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। मादा युग्मक में अलग होती है और नर युग्मक में भी 23 जोड़ी होती है। मादा युग्मक में भी 23 जोड़ी नहीं दोस्तों, केवल और केवल कितने होते हैं? 23। लेकिन इनके फलस्वरूप, इनके निषेचन के बाद बनता है क्या? युग्मनज, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। नर युग्मक पूछे या मादा युग्मक पूछे तो 23, केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सही से पढ़िएगा।
क्वेश्चन में दोस्तों हमें यहां से पूछा गया था क्या कि एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो आपका सही जवाब होता दोस्तों यहां से क्या, बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होगा कि केवल 23 गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ एक 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम सेशन को यहां से खत्म ही करने वाले हैं। बिल्कुल आप मेरे साथ पेशेंस के साथ और ऊर्जा पूर्वक दोस्तों बन के वीडियो के एंड तक चलिएगा, जिससे कि टॉपिक से जुड़े जितने भी जुड़ाव के क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के दिल और दिमाग में पहुंचा सकूं। चलिए दोस्तों, अगली बात आपको क्वेश्चन में पूछी गई थी पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या। शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या पूछे या अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या पूछे, केवल और केवल 23 बताइएगा आप लोग। कितने होते हैं दोस्तों? 23। हमारा बी विकल्प यहां से सही जवाब होता। ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि कहीं से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन बातों का नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से वो क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। वो 46 वहां से सही आंसर बताते हैं। युग्मक की बात करें, चाहे वो मादा युग्मक हो या नर युग्मक हो, टोटल गुणसूत्र होते हैं दोस्तों उसमें कितने? 23 गुणसूत्र ही होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था हमारा, महिला रोगाणु कोशिका जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब होता है मादा युग्मक, ऐसी कोशिका जो पूरे शरीर का निर्माण करने के लिए उपयुक्त रहे हैं, उसे कहते हैं क्या? जर्म सेल। मादा युग्मक को कह रखा है, मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती हैं। ए विकल्प दोस्तों हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था वंशानुक्रम की इकाई होती है। वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिकता की इकाई होती है क्या दोस्तों? जीन होती है। और ये जीन किस पर पाए जाते हैं? डीएनए, उस पे गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और जीनों को दोस्तों मैंने आपको संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी कहा था। चलिए तो अगला सवाल था दोस्तों हमारा यहां से, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? पुरुषों में क्या पाया जाता है? पुरुषों में दोस्तों पाया जाता है एक्स गुणसूत्र नहीं, XX गुणसूत्र नहीं, 2X गुणसूत्र नहीं। ए विकल्प हमारा दोस्तों यहां से सही जवाब होगा कि पुरुषों में क्या पाया जाता है? Y गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Y गुणसूत्र पाया जाता है। 44 प्लस XX ये तो होता है दोस्तों किसमें? महिला में होता है। और 44 प्लस X यहां तक तो सब में समान होता है, पुरुष में क्या जाता है अलग से? Y गुणसूत्र होता है। तो यहां से बताना था, ए विकल्प हमारा दोस्तों यहां से सही जवाब होता। और आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है आज की सेशन का, कि बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? ऐसा हमें पूछा जाता है। ये पूछा गया था दोस्तों कहां? दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चंस बड़ा दिख रहा होगा, उसे दोस्तों कहा जाता है क्या? पुनर्जनन कहा जाता है। पुनर्जनन का मतलब होता है एक छोटे से खंड से पूरे शरीर का निर्माण होना। और वही बात आप लोगों को यहां से कह रखी है कि बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्न में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है, उसे कहा जाता है क्या? पुनर्जनन कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आज इस लेक्चर में मेरे साथ पूरे ध्यान के साथ आप लोगों ने यहां से बने होंगे और अपनी नोटबुक आप लोग मेरे साथ यहां से लेकर बैठे होंगे। तो आज के सेशन से जुड़ी हुई सारी बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी। और यदि दोस्तों हमारा कंटेंट यदि पसंद आए तो अपने अन्य साथियों को आप लोग यहां से अवश्य जोड़िएगा, जिससे कि यहां से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे अधिक एनर्जी से आप लोगों के लिए यहां से कार्य किया जाए। और इसी प्रकार दोस्तों आप सभी वीडियोज में ऐसे ही बने रहिएगा। आप एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप लोग एक बार स्वयं से PDF से प्रैक्टिस लगाइएगा, जिससे कि टॉपिक से जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं वो आप लोग वहां से समझ जाते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम मुलाकात करते हैं इसके अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।